हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। महात्मा बुद्ध का टॉपिक कंप्लीट करने से पहले मैंने आपको 16 महाजनपद के बारे में बताया था कि कैसे 16 महाजनपद बहुत बड़े हो गए और उनके बारे में एक एक के बारे में मैंने 16 का 16 हल्का हल्का सा डिटेल दिया था। लेकिन उन 16 में भी 16 जो महाजनपद हुए थे उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है मगध। ये 16 की लोकेशन मैंने आपको बताई थी। 16 में सारे लोकेशन, थोड़ा थोड़ा इंट्रो सबका दिया था, लेकिन लोकेशन मैंने आपको ये बताई थी कि सबसे बीच में था मगध। मगध के यहाँ ये कौशल था। कौशल यहाँ श्रावस्ती कपिलवस्तु नाम की जो जगह थी जहाँ पे महात्मा बुद्ध का बर्थ हुआ था। ये वज्जी 8 गणराज्य थे जो आपस में बहुत एकता, बहुत यूनिटी से रहते थे। उसके बाद अंग बहुत छोटा था, अवंती और ये वत्स और यहाँ पे काशी। इन सब के बारे में मैंने, और दो थे इस तरफ, कंबोज और गांधार। ये जनपद महाजनपद हैं। 16 के तो नहीं है ये, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी ज्यादा बात करेंगे। लेकिन इन 16 में भी सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? मगध। मगध ने प्रोग्रेस ज्यादा की। मगध ने प्रोग्रेस क्यों ज्यादा दी? क्योंकि एक तो नेचुरल कंडीशन ऐसी बनती थी कि मगध की जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, वो चारों तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। मगध की जो कैपिटल थी वो राजगृह उसका नाम था, और वो ऐसी लोकेशन पे थी कि उसकी चारों तरफ पहाड़ियां थी, तो बाहर से कोई भी पहाड़ों पे चढ़ के कोई अटैक करने थोड़ी आएगा, तो वो सेफ थे चारों तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेचुरल कंडीशन मगध की भी बहुत अच्छी थी, अवंती की भी बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ के जो राजा हुए ना मगध के, वो बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड थे। उन्होंने हमेशा आगे प्रोग्रेस करने की सोची। जहाँ ये आगे प्रोग्रेस करने की सोचते थे, वहीं अवंती को भी नेचर ने सेम कंडीशन दी थी, बहुत अच्छी कंडीशन दी थी। लेकिन ये हमेशा जादू टोना किस्मत के भरोसे रह गए, लेकिन प्रोग्रेस इन्होंने की। अब हम जानेंगे आज कि मगध के राजाओं ने ऐसा क्या किया कि मगध बहुत ही पावरफुल और बहुत शक्तिशाली हो गया। सबसे पहले मगध का जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले मगध पे कौन कौन से वंश आए? सबसे पहला वंश आया वृहदर्थ वंश। लेकिन ये ना कोई ऑथेंटिक नहीं माना जाता। ये पुराणों में लिखा है कि मगध पे सबसे पहला राज वृहदर्थ का हुआ था। लेकिन ये पौराणिक चीजें देखो, ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन हमारी हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वृहदर्थ नाम का कोई वंश आया था यहाँ पे। दूसरा जो वंश आया था, दूसरा है हरियंक वंश। थर्ड है शिशुनाग वंश। और फोर्थ आया हमारा नंद वंश। और नंद वंश के बाद आया मगध पे मौर्य वंश, जो चंद्रगुप्त मौर्य हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के आने से पहले भी इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है हमारी हिस्ट्री में। सबसे पहले आया हमारा हरियंक वंश। आज हम हरियंक वंश के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने मगध को बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए और इसको बहुत विकास किया मगध का। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे हरियंक वंश। हरियंक वंश में कौन कौन से राजा हुए, यहाँ लिख देती हूँ मैं। हरियंक वंश और पितृहंता वंश भी इसे ही बोलते हैं। पितृहंता क्यों बोलते हैं? पितृहंता वंश क्योंकि इनमें जो भी राजा होंगे वो अपने फादर को मार के राजा बनेंगे। इसलिए जो भी राजा हुआ उसने अपने फादर को मार दिया, फिर खुद राजा बन गया। इसलिए हर राजा ने अपने पिता की हत्या की, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पितृहंता वंश या हरियंक वंश। इसके 3 राजा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला राजा है बिंबिसार। ये बहुत ही समझदार, बहुत ही चालाक और बहुत ही समझदार इंसान था, जिसने मगध को क्या है प्रोग्रेस करने में बहुत हेल्प की। दूसरा, इसी का बेटा अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया और खुद राजा बन गया। और उसके बाद आया उदयन। आज हम ये तीन मेन इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आया मगध का जो राजा बना, जो महाजनपद था, इसमें सबसे पहले बना बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या किया? जब बिंबिसार ने अपना दिमाग लगाया, सोचा कि मैं इनके साथ कैसे अपने रिलेशन बनाऊं और कैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाऊं, तो इसने बैठ के दिमाग लगाया कि किसके यहाँ पे मैं अपना रिश्ता भेजूं ताकि मेरी शादी हो जाए और उनके साथ मेरे वैवाहिक संबंध, रिश्तेदारी का संबंध बन जाए, ताकि क्या है एक दूसरे से अटैक ना हो। तो इसने बहुत सोच समझ के इसने वज्जी जो है यहाँ की एक बेटी थी, इनकी वज्जी वालों की एक बेटी थी जो शादी के लायक थी,
तो बिंबिसार ने अपना रिश्ता यहाँ पे भिजवाया कि भाई मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो वज्जी वाले बहुत पावरफुल थे, ये बहुत यूनिटी से रहते थे, 8 गणराज्य थे यहाँ पे। तो इन्होंने सोचा कि भाई अच्छा राजा है, प्रॉपर्टी भी खूब है, तो इन्होंने क्या की, अपनी बेटी की शादी इनके यहाँ पे कर दी। अब देखो मगध ये अकेला है, अब ये वज्जी वालों का साथ इसे मिल गया, क्योंकि वज्जी बहुत पावरफुल गणराज्य था, बहुत पावरफुल जो महाजनपद था। तो इनकी बेटी की शादी, जब इन्होंने अपनी बेटी की शादी यहाँ कर दी, तो अब ये इस पे अटैक थोड़ी करेंगे, अब ये रिश्तेदारी हो गई। दूसरा फिर इसने दिमाग लगाया, यहाँ पे कौशल वालों की बहन थी, कौशल वालों की क्या थी, एक बहन थी। तो इसने बिंबिसार ने अपना रिश्ता इनके कौशल वालों की बहन के लिए भेजा कि भाई मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। तो इन्होंने भी क्या सोचा कि वज्जी से भी इसकी रिश्तेदारी है, मगध वैसे भी पावरफुल है, तो क्या है, इन्होंने अपनी बहन की भी शादी कर दी। अब देखो इनकी भी रिश्तेदारी हो गई है, इनकी भी रिश्तेदारी हो गई है, तो अब ये दोनों तो जिन्होंने अपने बहन बेटी की शादी जिस घर में कर रखी हो, वो उस पर अटैक करने की थोड़ी सोचेंगे। तो इनके क्या है, ये इधर से सेफ एंड हो गया है। अब क्योंकि इन्होंने अपनी कौशल वालों ने अपनी बहन की शादी मगध के राजा से की है, तो इन्होंने दहेज में ये जो काशी ये वाली प्रॉपर्टी है ना, ये कौशल वालों की थी। तो इन्होंने क्या किया, मगध के राजा को ये काशी दहेज में दे दी अपनी बहन की शादी में। तो देखो जहां मगध ये था इतना सा, जैसे ही शादी हुई तो ये वाली प्रॉपर्टी भी किसे मिल गई, मगध को मिल गई। अब मगध इतना था तो कितना हो गया, ये हो गया। इनकी तरफ से वो सेफ एंड है बिल्कुल कि भाई ये मुझ पर अटैक नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसी टाइम जो ये अवंती है, अवंती का राजा था चंड प्रद्योत नाम का। इसे क्या है, बीमारी हो जाती है, इसे पीलिया हो जाता है, और ये था कि आज मेरे कल मरे, ऐसी सिचुएशन की चल रही थी। ये बात कहाँ तक पहुंची, मगध के राजा बिंबिसार के पास पहुंची। तो मगध ने के राजा बिंबिसार का एक वैद्य हुआ करता था, जीवक। ये बहुत ही अच्छा वैद्य था, वैद्य मतलब डॉक्टर था उस टाइम का। तो इसने बोला बिंबिसार ने कि तुम जाओ और चंड प्रद्योत की जाके दवाई दे के आओ ताकि उसका बीमार ठीक हो जाए। तो जीवक यहाँ पे आया और इसने पी लिया, जो चंड प्रद्योत को हो रखा था उसकी दवाई दी, और चंड प्रद्योत इसकी दवाई लेने से ठीक हो गया। अब एक बात, तो जो आदमी बिल्कुल मरने वाला है कि आज मरा, सुबह मरा, कल मरा, तो उसकी अगर इसके राजा, इसके वैद्य की वजह से अगर इसकी जान बच गई, तो ये क्या होगा, ये इसका मित्र दोस्त बन के रहेगा ना, ये इससे लड़ाई की करने की थोड़ी सोचेगा। तो क्या है, चंड प्रद्योत ने भी ये बोला कि भाई आज के बाद मगध पे कभी भी अटैक नहीं करूंगा, मैं इसके साथ मैत्री संबंध बना के रहूंगा। तो इससे भी क्या हो गया, इसके मैत्रिक संबंध बन गए। अब देखो इनसे इसकी रिश्तेदारी हो गई, इससे ये मित्रवत हो गया, इससे दोस्ती कर ली। उसके बाद जब ये हो गया कि भाई ये भी अटैक नहीं करेंगे, ये भी अटैक नहीं करेंगे, तो इसने क्या किया, अंग बहुत छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं था महाजन पर, छोटा ही था। तो इसने क्या किया, इस पे अटैक कर दिया मगध ने, अंग को, और अंग को जीत लिया। तो अब अंग भी इसकी प्रॉपर्टी हो गई। देखो अब देखो जितने ये थे उतना ही मगध था, लेकिन मगध ने अपनी समझदारी से क्या किया, इनको रिश्तेदार बना लिया, इनको दोस्त बना लिया, और ये दहेज में मिल गई, और इस पे अटैक करके क्या है, अपने में मिला लिया। अब मगध की प्रॉपर्टी कितनी हो गई है, इतनी बढ़ गई है। उसके बाद एक यहाँ पे 2 महाजनपद मैंने बताए थे, कंबोज और गांधार, पाकिस्तान की तरफ पड़ते थे। तो गांधार ने एक बार क्या किया था, गांधार का राजा बहुत पावरफुल था, इसने एक बार किस पे अटैक कर दिया था, अवंती पे। ये देखो पाकिस्तान से उठ के आया और अवंती पे अटैक किया इसने, और वो जीत भी गया। तो इसका डर मगध के बिंबिसार को भी हुआ कि ऐसा ना हो कि कल को ये अगर अवंती को जीत सकता है तो मेरे ऊपर भी अटैक कर दे। तो मगध के राजा ने बिंबिसार ने पहले ही थाल हीरे मोती जवाहरात ये भर के एज ए गिफ्ट कहाँ भेज दिए, गांधार के राजा के पास भेज दिए। जब यहाँ के वो इसके दूत लेके यहाँ पे गए, उन्होंने बोला जी हम मगध से आए हैं, मगध के राजा बिंबिसार ने हमें भेजा है, और हमारे राजा आपसे मैत्री संबंध रखना चाहते हैं। तो ये बड़ा खुश हो गया कि भाई मैंने तो कुछ उस पर अटैक भी नहीं किया, उसने पहले ही इतना कुछ मुझे दे दिया। तो ये क्या है, ये इसका दोस्त बन गया। अब ये देखो मगध जो है ये चारों तरफ से सेफ एंड है बिल्कुल। अब ये बिंबिसार जो इतनी प्लानिंग कर रहा है, अब पहले इसने विवाह नीति अपनाई थी। पहले के राजा ना विवाह, बहुत सारे विवाह कर लेते थे, और वो ये नहीं, इसलिए वो गलत भी नहीं माना जाता था, और वो सिर्फ इस क्यों करते थे, ताकि आसपास के राजाओं के साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहे, कोई अटैक ना करे, इसलिए वो शादी करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि बिंबिसार ने 500 शादियां की थी, सिर्फ किस लिए, कि वो चारों तरफ से सेफ एंड हो। उसके बाद अब बिंबिसार है, अब अकेला बेशक ही राजा है, लेकिन अकेला क्या है, अकेला तो कोई भी इंसान सोच ही नहीं सकता ना, कि सारी प्लानिंग जो है एक आदमी तो नहीं कर सकता। तो ये क्या है, अपने पास सलाहकार रखता था, हर राजा अपने पास ना सलाहकार रखता है, ताकि उनसे जब भी वो किसी से अटैक करने की सोचे, या किसी से शादी करने की सोचे, या कुछ और भी अगर सोचता है अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, तो वो सलाह किससे लेता था, अपने सलाहकारों से सलाह लेता था। इसके पास 2 सलाहकार बहुत ही बेस्ट थे, एक था सुनिधि, ये इसे सलाह देते थे, और दूसरा था दीर्घचारण।
ये इसके सलाहकार होते थे। आज की भी कंडीशन में देख लो, चाहे देश का पीएम है, चाहे हमारे सीएम है, हर स्टेट के, सबको क्या चाहिए, सबके पास एक अपनी मंत्री परिषद होती है ना, उससे वो क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन लेना हो, चाहे इंडिया के अंदर का हो चाहे बाहर का हो, अपने इंडिया के अंदर का मुद्दा है या इंटरनेशनल मुद्दा है, कोई लड़ाई है, किसी से समझौता करना है, जो भी है, ये सारे अकेला पीएम या सीएम नहीं कर सकता अपनी स्टेट और अपने देश को लेके। उसे क्या करना पड़ता है, उसे सलाह लेनी पड़ती है। और वही सलाह के लिए किसे रखते थे, सलाहकार को रखते थे। जो इसके बिंबिसार के सलाहकार थे, सुनिधि और दिनकचारण, ये अपने राजा को ना ये सलाह देते थे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, कूटनीति अपनानी चाहिए, ये सारी चीजें क्या करते थे, ये करते थे, बहुत अच्छे थे। जिससे क्या है, बिंबिसार बहुत ऊपर तक गया और मगध की कंडीशन को भी इसने यहाँ तक कर लिया। अब बिंबिसार को राजा बने हुए 50 साल हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया। अब अजातशत्रु इसका बेटा है। अजातशत्रु ने सोचा कि मेरा नंबर तो आएगा ही नहीं, पिताजी 50 साल से क्या कर रहे हैं, राजा बने बैठे हैं। तो अजातशत्रु ने क्या किया, बिंबिसार को मार दिया और बिंबिसार को मार के खुद राजा बन गया। जब ये खुद राजा बना, अब मान लो यहाँ पे बिंबिसार था, अब बिंबिसार की शादी यहाँ भी हो रखी थी, यहाँ भी हो रखी थी। बेशक बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था, तो गुस्सा तो वज्जी वालों को भी आया, क्योंकि उनकी बेटी का हस्बैंड मार दिया इसने। बेशक उसका बेटा था, लेकिन उनकी रिश्तेदारी भी तो थी इनके साथ। फिर कौशल वालों की भी तो बहन की शादी हो रखी थी बिंबिसार से, तो कौशल वालों को भी बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने हमारे बहन के हस्बैंड को मार दिया। तो कौशल वालों ने गुस्से में क्या किया, ये जो काशी इसको दहेज में दिया था, ये वापस ले लिया इनसे कि भाई तुमने अपने फादर की डेथ कर दी, मार दिया, तो हम क्या है, अपनी दहेज की जो प्रॉपर्टी है हम वापस लेते हैं। तो काशी किसके हाथ से चला गया, मगध के हाथ से। कौशल वालों ने दोबारा ले लिया। अब अजातशत्रु को बहुत गुस्सा आया कि भाई ऐसे दहेज की प्रॉपर्टी इतने सालों बाद, अब 50 साल तो ऑलरेडी राजा बने हुए हो गए थे इसे, तो इतने सालों बाद जब ये ले ली इन्होंने प्रॉपर्टी, तो क्या है, अजातशत्रु को बहुत गुस्सा आया। तो इसने क्या किया, दोबारा से, अब इसके ये पावरफुल तो है क्योंकि बिंबिसार बहुत अच्छा राजा था, चारों तरफ उसने सेना बहुत अच्छी बना रखी है। तो जो सेना इसके फादर की थी बिंबिसार की, अजातशत्रु ने क्या किया, वो लेके और कौशल वालों पे अटैक कर दिया। और कौशल वालों पे अटैक किया। उस टाइम पे राजा था वहां का परसेनजीत, और मैंने बताया था महात्मा बुद्ध जब आपको पढ़ाए थे, परसेनजीत वही राजा था जो महात्मा बुद्ध के समकालीन था। तो परसेनजीत भी बहुत ओवर एज हो चुका है। अब महात्मा बुद्ध भी इस टाइम पे ना, जब अजातशत्रु राजा बना है, महात्मा बुद्ध भी बहुत एजेड हो चुके हैं, 72 के आसपास एज हो चुकी है महात्मा बुद्ध की। क्योंकि वो कब बने थे, देखो मैंने महात्मा बुद्ध की स्टोरी सुनाई थी तो आपको बताया था, जब वो अपना राजगृह त्याग के जा रहे थे, अपना राजमहल त्याग के जा रहे थे सब कुछ, तो रास्ते में बिंबिसार ने उन्हें रोका था कि भाई अगर तुम्हारे फादर के साथ तुम्हारी लड़ाई होगी तो मैं वापस छोड़ जाता हूँ। लेकिन महात्मा बुद्ध ये वही बिंबिसार है जो महात्मा बुद्ध गए थे छोड़ के, तो इनसे मिलके गया था और इन्होंने वेणुवन विहार बनवाया था इस महात्मा बुद्ध के लिए। उसके बाद इनका बेटा है अजातशत्रु। अब इस पे अटैक कर दिया कौशल वालों पे, तो कौशल वाले हार गए। ठीक है, तो इसने अजातशत्रु ने बोला कि तुम्हारे घर में पहले इन्होंने क्या किया था, बिंबिसार के साथ अपनी बहन की शादी की थी। अब यहाँ ना एक लड़की है, अजातशत्रु ने बोला कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करो और मुझे काशी दोबारा चाहिए, और कोई भीख में या मैं तुम में से लड़ाई में हारे इसलिए नहीं चाहिए, क्यों मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा, दहेज में मुझे दोबारा काशी चाहिए। तो कौशल वालों ने ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की शादी अजातशत्रु से की, और अजातशत्रु से होने के बाद काशी दोबारा किसने ले लिया, अजातशत्रु ने दहेज में ले लिया। अब दोबारा से फिर इनकी ये प्रॉपर्टी बढ़ गई। अब क्योंकि यहाँ पे कोई पावरफुल राजा नहीं है, तो अजातशत्रु ने क्या किया, कौशल पे भी अटैक कर लिया, तो ये भी अपने अंडर मिला लिया, ये प्रॉपर्टी फिर मगध की बढ़ गई। अब क्या है, बचा वज्जी मैंने बताया था यहाँ पे 8 राजा इतने पावरफुल थे कि वो जो भी करते थे इकट्ठे बैठ के करते थे, सलाह लेते थे। तो अजातशत्रु का भी जैसे बिंबिसार के 2 ये थे ना सलाहकार, सुनिधि और दीर्घचारण, उसी तरह अजातशत्रु का भी एक बहुत ही समझदार सलाहकार था वत्सकार, जिसका नाम था वत्सकार। ये इससे सलाह लेता था। तो इसने अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध एक बार जब घूमते घूमते अजातशत्रु के राजमहल में आए, तो इसने पूछा क्या मैं वज्जी पे अटैक कर दूं, तो महात्मा बुद्ध ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि ये हमेशा इकट्ठे रहते हैं, तो इन पे अगर तुम अटैक करोगे तो तुम हारोगे हमेशा। तो इसका जो सलाहकार था, महात्मा बुद्ध की बात सुन के वत्सकार ने कहा कि मैं इनके अंदर, पहले ये 8 गणराज्य थे, 8, ठीक है, ऐसे वत्सकार यहाँ पे गया और पहले इन 8 राजाओं में आपस में फूट पड़वाई इसने। जब फूट पड़ गई, 8 राजा अलग अलग एक दूसरे से चिढ़ने लगे, जहाँ ये यूनिटी से रहते थे इनमें फूट पड़वा दी और इतनी नफरत पैदा करवा दी कि अगर एक के ऊपर अटैक होता है तो दूसरा कोई उसकी हेल्प के लिए आएगा ही नहीं। तो जब वत्सकार ने ये फूट पड़वा दी, वत्सकार कौन है, अजातशत्रु का सलाहकार है, तो अजातशत्रु को बोला वत्सकार ने कि अब तुम अटैक कर दो, अब इनमें फूट पड़ चुकी है। तो अजातशत्रु ने क्या किया,
वज्जी पे अटैक कर दिया, और वज्जी पे अटैक कर दिया तो एक राजा पे अटैक किया तो बाकी साथ उसके हेल्प करने के लिए आए ही नहीं, फिर दूसरे पे किया तो बाकी नहीं आए, तो ऐसे कर करके इसने क्या किया, पूरे वज्जी को जीत लिया। अब ये वज्जी भी किसकी प्रॉपर्टी है, ये मगध की प्रॉपर्टी है। अब देखो कहाँ मगध इतना सा था, और अपनी समझदारी और चालाकी कूटनीति से क्या है, इतनी बड़ी बेल्ट किसकी हो चुकी है, मगध की हो चुकी है। अब मगध की राजधानी क्या है, राजगृह है। राजगृह बहुत ही सेफ एंड है, चारों तरफ से क्या है, नेचुरल बाउंड्री है उसकी, चारों तरफ पहाड़ियां है, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी राजगृह। अब जो ये अजातशत्रु था, ये अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र चेंज करना चाहता था, पाटलिपुत्र में चेंज करना चाहता था, लेकिन पाटलिपुत्र किसके नजदीक पड़ती है, अवंती के। अब अवंती का जो राजा था चंडप्रद्योत, वो बिंबिसार का बहुत अच्छा दोस्त था, तो ये अजातशत्रु डर गया कि अगर मैं पाटलिपुत्र को, राजगृह को छोड़कर अगर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लेता हूँ तो हो सकता है मेरे पिता के जो फ्रेंड थे वो मुझ पे अटैक कर दे। तो ये डर जाता है और ये पाटलिपुत्र को बनाने की तो सोचता है राजधानी, लेकिन ये बनाता नहीं है, किसके डर से, अवंती के डर से। अब अजातशत्रु का वही टाइम चलता गया, इसका बेटा हुआ उदयन। उदयन ने भी सोचा कि भाई पिताजी तो गद्दी से हिल ही नहीं रहे, तो इसने भी क्या किया, अपने फादर को मार दिया, और अब राजा कौन बना, उदयन। उदयन जैसे ही राजा बना, इसने क्या किया, अपनी जो ये प्रॉपर्टी थी, जो कैपिटल थी, राजधानी थी इनकी राजगृह, इसको चेंज करके किस में बना लिया, उदयन ने पाटलिपुत्र को। देखो पाटलिपुत्र को बनाने की किसने सोची थी, अजातशत्रु ने सोची थी कि मैं पाटलिपुत्र को कैपिटल बना, लेकिन वो बना नहीं पाया था, किसके डर से, अवंती के डर से। अब किसने बना ली, उदयन ने बना दी, ठीक है, उदयन इसका राजा था। फिर लास्ट में, बाद में इनका लास्ट जो वंशज हुआ वो दाशक या नागदाशक बोलते हैं उसे, दर्शक या नागदाशक। ये है कि लास्ट में एक आदमी आया, एक व्यापारी था बनारस का, उसने इसकी डेथ कर दी और धीरे धीरे ये वंश खत्म हो गया। और अब हम पढ़ेंगे कि ऐसा मगध में राजा तो समझदार थे वहां के, लेकिन उसके अलावा क्या क्या चीजें ऐसी थी जो मगध को बहुत ही पावरफुल बना गई। सबसे पहले थे आर्थिक कारण। देखो जो मगध की राजधानी थी पहली, राजगृह तो चारों तरफ से क्या है, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, वहां अटैक का कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई भी अटैक कर नहीं सकता था। दूसरी बात क्या थी, जो पाटलिपुत्र गंगा के किनारे थे, जो उन्होंने अपनी दूसरी कैपिटल बनाई थी। अगर गंगा नदी के किनारे है तो वो क्या, वहां पे क्या है, पानी आराम से मिलेगा। अगर वहां पे खेती होती है, खेती करते हैं लोग, तो क्या है, उन्हें पानी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि क्या है, साथ में नदी बहती है। कृषि की अनुकूल दशाएं, कृषि के उन्हें उस टाइम पे, इतने साल, हजारों साल पहले उन्हें ये समझती कि हमें कौन से सीजन में कौन सी खेती करनी चाहिए, कि गर्मी में कौन सी उगानी चाहिए, सर्दियों में कौन सी खेती करनी चाहिए, ये सारी समझ उन्हें उस टाइम पे थी। उस टाइम पे उन्हें क्या था, धान की रोपण पद्धति आज फॉलो करते हैं हम। कैसे करते हैं, अब कोई भी फसल उगानी हो तो हम हाथ में, जैसे गेहूं उगाने हैं, गेहूं लिए और ऐसे उसमें हम खेत में डाल देते हैं, तो क्या है, गेहूं के पौधे उग जाते हैं। लेकिन धान एक ऐसी फसल है जिसके हम अगर ऐसे अगर धान हम फेंकेंगे तो पानी जब जाएगा ना खेत में तो वो गल के और वो टूट जाता है दाना, तो क्या है, पौधे नहीं होंगे। ये रोपण पद्धति की यूज की जाती है धान की खेती के लिए। पहले हम थोड़ी प्योद बनाते हैं, प्योद से फिर उसे उखाड़ के जब वो थोड़े थोड़े पौधे बन जाते हैं तो हम उन्हें खेतों में लगा देते हैं, जिससे धान की फसल होती है, उसे रोपण पद्धति बोलते हैं। तो उस टाइम पे कितने हजार साल पहले इन्हें रोपण की भी समझ थी। उसके बाद इन्हें बहुकिस्मी फसलें, अलग अलग तरह की ये फसलें उगाते थे। जैसे आज भी है ना, अगर हम दालें उगा लें, अगर हमने गेहूं उगाया है, गेहूं उगाने के बाद अगर हम उस पर धान उगा लें, धान के बाद गेहूं, और बीच में कोई ऐसी फसल ही ना उगाए जिससे हमारी जमीन में क्या है, पोषक तत्वों की कुछ कमी हो जाती है। तो अगर बीच में हम दाल की फसलें उगा लें तो दाल की फसलों से क्या होगा, जो पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं मिट्टी में तो वो वापस आ जाते हैं। तो इसी तरह उस टाइम पे क्या था, इन्हें ये एक ही फसल नहीं उगाते थे कि पहले गेहूं फिर धान, फिर बीच में ऐसी फसलें भी उगा लेते थे जिससे मिट्टी की जो उर्वरता है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो बनी रहे। इन्हें खाद वगैरह की जरूरत नहीं होती थी। ये पहले ही इतने ब्रिलियंट माइंडेड थे, मतलब ये सोच के ही फसलें इस तरीके से उगा लेते थे ताकि मिट्टी में कोई उपजाऊपन में कमी ना आए। उसके बाद है लोहे का कृषि में प्रयोग। लोहे का कृषि में प्रयोग करते थे, क्यों, क्योंकि ये जंगलों, इनके आसपास क्या थे, जंगल थे, जंगल से क्या मिलता था, इन्हें लोहे मिलते था। जंगलों को जब इन्होंने साफ किया, लोहे मिल गए, तो उससे क्या बना लिया इन्होंने, अपने बहुत ही पैने नुकीले हथियार बना लिए, जिससे खेती करना बहुत ईजी हो गया। उसके बाद सिंचाई के साधन, अगर नदियां हैं इनके पास, गंगा की नदियां और कौन सी है, गंडक, सोन, पुनपुन, ये क्या है, गंगा की सहायक नदियां, ये सारी कहाँ थी, इनके पास थी। तो क्या है, कृषि में वृद्धि, सिंचाई के साधन, इन्हें सिंचाई की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि बारिश होगी नहीं होगी, हमारी फसलें बिना पानी के कहीं खराब तो नहीं हो जाए। तो इनके पास तो क्या था, पानी बहुत ज्यादा था।
कृषि में वृद्धि। और इनकी क्या थी, जब इनकी सारी कंडीशनें इनकी अनुकूल थी, अच्छे तरीके से ये फसल उगाते थे, इन्हें रोपण पद्धति भी आती थी, ये सीजन के हिसाब से भी फसलें उगाते थे, बदल बदल की फसलें उगाते थे। तो क्या है, इनकी कृषि क्या थी, बहुत अच्छी होती थी। और कोई भी देश हुआ आज के टाइम पे भी, अगर जिस देश की कृषि अच्छी है ना, तो व्यापार अपने आप अच्छा होगा, क्योंकि कृषि से ही तो व्यापार बनता है। अब व्यापार अगर हमें करना है कपड़े का, तो कपड़े के लिए जो कॉटन चाहिए, कपड़ा सूती कपड़ा बनाने के लिए कॉटन चाहिए, कॉटन भी कहाँ से आएगी, कृषि से ही आएगी ना। तो कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है हर देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। व्यापार को चलाने के लिए कृषि ही चाहिए, क्योंकि व्यापार को चलाने का सारा कच्चा माल, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, हमें खेती से ही मिलता है। तो कृषि में वृद्धि इनकी क्या है, अच्छी कृषि होती थी तो उससे क्या है, इनकी आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी तो हर आदमी के पास क्या था, पैसा बहुत था। पैसा बहुत था तो क्या है, राजा के को वो टैक्स अच्छा देते थे। टैक्स अच्छा देते थे तो राजा क्या है, बहुत अच्छी सेना बना लेता था। सेना उसकी बहुत ही अच्छी थी, क्यों, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत खुश थी। और अगर सेना अच्छी होगी तो बाहर से तो कोई अटैक करने की सोच ही नहीं सकता ना मगध पे। तो मगध की चारों तरफ से क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखती थी, सेना रखती थी। और सेना किसकी थी, राजा की। और राजा इतना पावरफुल कैसे बन गया, क्योंकि वहां पे राजा ने जो भी आम आदमी के लिए कृषि के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो उसने पूरी प्रोवाइड करवा रखी थी। कृषि में वृद्धि, राज्य की आय में भी वृद्धि हो जाएगी। वहां पे क्या था, लोहा तांबा जंगल हाथी उपलब्ध थे। अब उसके आसपास जंगल थे, जंगल में मैंने बताया था उन्हें लोहा भी मिला, तांबा भी मिला। उससे क्या हुआ, उन्होंने हथियार बना लिए। लकड़ी भी उन्हें मिलती थी क्योंकि जंगल थे, लकड़ियों को काट के क्या बना लिया उन्होंने, रथ भी बना लिए, जिससे क्या है, रथ की सेना तैयार होगी उनकी। वहां से वो हाथी पकड़ लाते, हाथियों को ट्रेन करते, तो उनकी सेना में क्या है, ज्यादातर हाथी भी थे। तो हाथियों वाली जो सेना होगी ना किसी भी राज्य की, वो बहुत ही पावरफुल होगी। और मुद्रा का प्रचलन, इससे पहले तक हम एक दूसरे से कुछ लेते देते थे ना, तो वस्तु विनिमय हुआ करता था। वस्तु विनिमय मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ क्या होता था। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि क्या है, इनकी इकोनॉमी बहुत बूस्ट हो चुकी है और इनके पास पैसा बहुत है, जनता के पास पैसा है, तो अब क्या चलेंगे, अब चलेगी मुद्रा, पैसे चलेंगे। और इनके जो पैसों को बोलते हैं पंचमार्क सिक्के। कोई भी चीज, पंचमार्क क्या होता है, आहत सिक्के बोलते हैं, कि कोई भी मतलब मेटल लिया और उस पर कुछ थाप लगा दिए ऐसे, तो उस उनको क्या बोलते थे, पंचमार्क। ये चलने लगे थे इस टाइम पे, इनके वस्तु विनिमय को छोड़ के अब सिक्के आ गए थे। और अब है इनकी भौगोलिक कंडीशन। भौगोलिक कंडीशन कौन कौन सी थी, योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे। ये किस्मत थी मगध की कि जितने भी राजा यहाँ पे आए वो बहुत ही ब्रिलियंट और आगे बढ़ने की सोचते थे। वो ऐसे नहीं थे कि टोना टोटका जादू टोने धर्म इनमें ही लगे रहे। वो प्रोग्रेसिव सोच के थे, बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्हें ये था कि हमें अपने इसको मगध को ना प्रोग्रेस करनी है, प्रॉपर्टी बढ़ानी है। उसके बाद कूटनीतियों का प्रयोग किया। जो राजा थे उन्होंने अपना दिमाग लगाया, किस में लगाया, वैवाहिक संबंध बनाए। मैंने बताया वज्जी और अवंती के साथ, वज्जी के साथ और कौशल के साथ इन्होंने विवाह किया। अजातशत्रु ने भी किया और बिंबिसार ने भी किया। मित्रता, अवंती के राजा के साथ क्या इन्होंने मित्रता करी। युद्ध करे, जहां जरूरत पड़ी वहां इन्होंने युद्ध भी किया। उसके बाद फूट डाली। अगर वज्जी को जीतना पॉसिबल नहीं था, इन्होंने पहले ही वत्सकार से बोल के अजातशत्रु ने उसमें फूट पड़वाई और उसे जीत लिया। दूत भेजा अपना, जो गांधार इसकी पहुंच से बाहर था, तो उसके साथ क्या किया इन्होंने, दूत भेज के और उसे अपना मित्र बना लिया। चिकित्सक भेजे, चंड प्रद्योत अवंती के राजा को ठीक करने के लिए इसने क्या किया, मगध वालों ने चिकित्सक भी भेजे थे। उसके बाद कूटनीतिज्ञों की उपलब्धता, उससे सबसे जो राजा प्रोग्रेस करता है वो उसके सलाहकार से करता है। अब आपने देखा होगा, महाभारत देखी होगी, दुर्योधन का जो सलाहकार था वो शकुनी था, तो उसका हाल देख लो। और अर्जुन का और पांडव का सलाहकार कौन था, श्री कृष्ण जी थे, तो वो महाभारत के युद्ध में उनकी विजय हुई थी। तो सलाहकार, सलाह देने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की लाइफ में सलाह देने वाला बहुत अच्छा है और वो उसे प्रोग्रेसिव सोच रखता है और उसे प्रोग्रेसिव सलाह ही देता है, तो हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम जिनके साथ रहते हैं उनकी सोच ही छोटी है और वो प्रोग्रेसिव सोच के है ही नहीं, और वो सलाह अच्छी नहीं देते, तो वो ना तो खुद आगे बढ़ते, ना उनसे जो सलाह लेता है वो कभी आगे बढ़ पाता है। तो दूसरा क्या था, सैन्य शक्ति की सर्वोच्चता थी। सैन्य शक्ति क्या थी, उनकी सेना बहुत अच्छी थी। सेना अच्छी कैसे हुई, क्योंकि वहां पे खेती बहुत अच्छी होती थी, खेती अच्छी थी तो पैसा बहुत था, जनता खुश थी, जनता खुश थी तो वो, और पैसा बहुत था तो राजा को टैक्स ज्यादा देती थी। टैक्स ज्यादा देती थी तो वो क्या करता था, सेना अच्छी बना पाता था, सेना का रख रखाव कर पाता था। आर्यकरण कब हुआ, ये आर्यकरण क्या है, देखो वैदिक काल मैंने बताया था, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हुई तो आर्य आए थे। आर्य जब आए वो गंगा नदी तक नहीं पहुंच पाए, वो ज्यादातर सिंधु नदी तक ही सीमित रह गए। तो आर्य क्या थे, आर्य वैदिक काल स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही लोहा मिल गया तो उस टाइम पे क्या है, जो जातियां बन गई, धर्म बन गए, कास्ट बन गई, उससे क्या चीजें बहुत रिजिड हो गई। बस यही हो गया कि यज्ञ करना चाहिए, इतनी चीजें दान में देनी चाहिए, ये नहीं करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा। ऐसे क्या है, कर्मकांड बहुत ज्यादा हो गया था। तो इस टाइम पे क्या था यहाँ, लेकिन
जहां मगध का इलाका है, गंगा नदी तक आर्य यहाँ तक नहीं पहुंचे थे। तो यहाँ के लोगों की सोच ना धर्म की वजह से धर्म की तरफ गई ही नहीं कभी। वो बहुत स्वतंत्र सोच वाले थे। तो स्वतंत्र सोच वाले थे लोग, धर्म पर लड़ाई नहीं करते थे। जब धर्म के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो ये क्या है, प्रोग्रेस के बारे में ही सोचेंगे ना। व्यापार को बढ़ावा दिया इन्होंने, क्या किया, ट्रेड पे ज्यादा फोकस किया। अब देखो आज भी क्या है, इंडिया में धर्म का मुद्दा सबसे ऊपर होता है। हम कभी मंदिर के नाम पे लड़ते हैं, कभी मस्जिद के नाम पे लड़ते हैं। उस टाइम पे जो मंदिर मस्जिद या धर्म के कर्मकांड में फंस गया वो क्या है, आगे ही नहीं बढ़ पाए। लेकिन एक मगध है, 16 महाजनपद थे, लेकिन उनमें सबसे आगे प्रोग्रेस किसने की, मगध ने की। मगध ने क्यों की, क्योंकि इसने आगे बढ़ने की सोची। अच्छे सलाहकार थे, अच्छे इन्होंने जो इनको नेचर ने कंडीशन दी थी उनका आगे बढ़ने के लिए यूज किया, ना कि इन्हें ये धर्म और जाति के नाम पे लड़ रहे। धर्म के नाम पे ये कभी नहीं लड़ते थे। इनका बस ये था कि चाहे कोई भी धर्म का हो, किसी में था धर्म लेकिन थोड़े बहुत था, इतना नहीं था कि धर्म हावी हो जाए और जो उनकी सोच थी आगे बढ़ने की वो कम रह जाए। तो इन्होंने धर्म को और बाकी कास्ट को, सारी चीजों को साइड में रख के सिर्फ अपने राज्य को आगे बढ़ाया, और ये बढ़े भी। इस अगर ये बढ़े ना होते तो आज हम इनके बारे में पढ़ थोड़ी रहे होते। इन्होंने सबसे हटके काम किया, यहाँ के राजा सारे ब्रिलियंट हुए। अब ये जो आज का टॉपिक था हरियंक वंश, हरियंक वंश आज ये खत्म हो गया है। और एक चीज और रह गई इसमें, रथमूसल और महाशिला कंटक। ये क्या है, जो अजात शत्रु था, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु ने जब वज्जी पे अटैक किया था तो उसने 2 हथियारों का यूज किया था पहली बार। कौन कौन से, एक थे रथमूसल और दूसरा था महाशिला कंटक। रथमूसल क्या होता है, जैसे ये पेड़ काट दे हम, उसका तना होता है ना, तना, इसी तरह तने के बीच का जो होता है, उसी तरह एक लोहे का पिलर होता था इतना ही बड़ा। उसे क्या है, हाथियों से बांध देते थे। मान लो किसी राजा के घर पे अटैक करने गए हैं तो पहले के जो किले बनते थे वो बहुत मजबूत होते थे, उनके गेट तोड़ना या उनकी दीवार तोड़ना इतना आसान नहीं होता था। तो ये क्या करते थे, रथमूसल लिया और इतना बड़ा लोहे का पिलर होता था, उसे हाथियों पे बांध देते थे, और वो हाथी क्या है, उसके किले पे उससे चोट मारते थे, जिसकी वजह से क्या था, उनके दरवाजे और किले टूट जाते थे। ये पहली बार अजातशत्रु ने यूज किया था इसका। दूसरा महाशिला कंटक। महाशिला कंटक क्या होता है, एक तोप टाइप मान लो, तोप में बड़े बड़े गोले रखे जाते थे सर्कल की शेप के, और जब उनमें कुछ आग लगा दी जाती तो वो पत्थर के गोले जो है वो बहुत दूर जाके पड़ते थे जहाँ पे उस महल में मारना होता था। तो इससे ना सेना बहुत जल्दी मर जाती थी, जो दूसरा राजा होता था जिसपे ये अटैक करते थे। तो 2 चीजों का यूज किसने किया है, अजातशत्रु ने किया है। किस किसका, रथमूसल का और महाशिला कंटक का। तो ये आज हमारा हरियंक वंश खत्म हो गया। इसके बाद आया जब इनके लास्ट राजा को मार दिया दर्शक को, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब शिशुनाग वंश। शिशुनाग में कौन कौन से राजा हुए, इसमें 2 या 3 राजा हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ना चाहिए हमें, कि उसके बाद फिर हम आगे मगध पे प्रोग्रेस करेंगे और धीरे धीरे हम पहुंचेंगे मौर्य साम्राज्य तक। मौर्य साम्राज्य बहुत ही ताकतवर रहा है मगध का सबसे, तो आगे उसकी स्टोरी चलेगी। आई होप आपको हरियंक वंश समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।